हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इजराइल फिलिस्तीन जंग को आज 81वां दिन है, यानी 81 डेज हो चुके हैं। और इसी बीच में क्रिसमस यानी बड़ा दिन 25 दिसंबर गुजर गया, जंग जारी रही। बेथलेहम, जिसको क्रिश्चियनिटी का बर्थ प्लेस कहा जाता है, वहां क्रिसमस नहीं मनाया गया। क्या जायनिस्ट्स क्रिश्चियंस को एक तरह से क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं? हमें याद है कि इस जंग से पहले भी ऐसी वीडियोस आ रही थी जेरूसलम से कि शिद्दत पसंद यहूदी चर्च के सामने से थूकते हुए गुजर रहे थे और वह वीडियो आम हो रही थी और पूरी दुनिया, क्रिश्चियनिटी की पूरी दुनिया उसे देख रही थी। लेकिन हुकूमतें खामोश थी, चूंकि इजराइल से दोस्ती है, इजराइल को बचाना है। आखिर क्या कुछ हुआ 25 दिसंबर को बेथलेहम में, जो इजराइल के ऑक्यूपेशन में है? क्या कुछ है पूरी दुनिया की क्रिश्चियन कम्युनिटी को पैगाम, वो आज हम समझेंगे। इसके अलावा जंग में अब तक क्या कुछ हुआ, ये हम समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आज हमारे खास मेहमान फिरोज मीठी बोरवाला साहब हैं, जो मुंबई में रहते हैं और फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं इंडिया पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम के। पूरी जिंदगी पैलेस्टाइन के हुकूक दिलाने के लिए कैंपेन चलाने में गुजरी है। एक फ्लोटिला गया था इंडिया से, एक गाजा को के लिए एक कारवां गया था, उसमें भी आप गए थे। उसके बाद भी तो मुसलसल उस सब्जेक्ट पर, वहां के हालात पर नजर रखते हैं। अब से पहले भी आपने उनकी कई वीडियो देखी हैं, काफी पसंद की हैं। मीठी बोरवाला साहब बहुत ही स्टडी करके, तैयारी करके बैठते हैं और जो अल्टरनेट इंफॉर्मेशन आती है, अल्टरनेट मैं इसलिए कहता हूं कि जो इंटरनेशनल गोदी मीडिया, वेस्टर्न मीडिया है, वो तो इजराइल की मर्जी की रिपोर्टिंग करता है। कल हमने आपको बताया था कि इजराइल के हारेट्स अखबार के कॉलमिस्ट ने यह शिकायत की है कि गाजा से कैसे रिपोर्टिंग की जाए। वो उन्होंने, इजरायली सरकार ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं। इस बीच में जो कुछ इंफॉर्मेशन अंदर से आती है अलग अलग सोर्सेज से, वो फिरोज मीठी बोरवाला साहब के पास है और वो हमारे साथ डिस्कस करते हैं। मीठी बोरवाला साहब मुसलसल इस कैंपेन में हैं और हम उनको उनके जरिए जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ हालात हैं, जंग इतनी लंबी गुजर चुकी, बेथलेहम से पैगाम क्या है और आने वाले वक्त में क्या कुछ उम्मीद है। क्या ताकत का जो बैलेंस ऑफ पावर जिसे कहते हैं, एक्सिस ऑफ पावर, वो पूरी तरह से बदल चुका है। आने वाले वक्त में इजराइल की क्या हैसियत रहेगी, ईरान के जो लीडरशिप में रेजिस्टेंस है पूरे इस इलाके में, उसकी क्या पोजीशन रहेगी, क्या कुछ है। हूथियों ने ऑलरेडी 15 से ज्यादा समंदरी जहाजों को रोका है, उन पर हमले किए हैं। क्या पूरी दुनिया इजराइल के नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर की जिद के जद में आ जाएगी? क्या उसके वो जो एक शख्स जो जेल जाने से बचना चाहता है, उसने पूरे इस इलाके को तबाह किया है, क्या होगा? भारत पर क्या असर होगा? क्या भारत ने इजराइल के साथ दोस्ती की कीमत अदा करनी शुरू कर दी है? अब तक भारत आने वाले 3 जहाजों को रोका जा चुका है हूथियों के जरिए। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि हम बहुत ही सेंसिटिव मकाम पर हैं, इमोशनल मकाम है। पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस का इस बार बड़ा दिन 25 दिसंबर बहुत ही अफसोसनाक हालात में गुजरा है। बेथलेहम से क्या पैगाम है क्रिश्चियनिटी के लिए? आई थिंक जो 25 दिसंबर है क्रिश्चियंस के लिए तो है ही, मगर आई थिंक पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का मैसेज इतना यूनिवर्सल मैसेज है, पीस का मैसेज है, लव एंड ह्यूमैनिटी का मैसेज है। तो आई थिंक वो तो सभी धर्म के लोग मनाते हैं। मैं तो ये देश में देखता हूँ, पूरी दुनिया में देखता हूँ कि क्रिसमस को तो सब लोग मनाते हैं। जाकिर नाइक जैसे लोग ना मनाते, वो मूर्ख किस्म के लोग हैं, मगर एक दूसरे के धर्म के त्यौहार के टाइम पे एक दूसरे को विश करना में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। और इस बार आई थिंक 7 अक्टूबर के ऑपरेशन के बाद जो एक बहुत बड़ी जागरूकता दुनिया में आई है, और उससे बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक फायदे पैलेस्टाइंस को है, जितना नहीं सोचा था।
इसराइल के रिस्पांस के कारण, इसराइल का जो जेनोसाइडल रिस्पांस है, जहां हम लोग देख रहे हैं कि हॉलोकॉस्ट हो रहा है पूरे पैलेस्टाइन में, खास करके गाजा में, वेस्ट बैंक में भी बहुत बुरे तरीके से अटैक्स हो रहे हैं। तो आई थिंक ये इस दौरान क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी एक बहुत बड़ी एक सोच में बदलाव आया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्रिश्चियन जायनिज्म ने जिस प्रकार से क्रिश्चियनिटी को बर्बाद करने का एक एजेंडा बना दिया है, चर्चेज में पेनिट्रेशन, उनकी बदनामी, आप क्रिसमस ग्रीटिंग्स नहीं बोल सकते, सीजन ग्रीटिंग्स बोलो कि इट इज हर्टिंग अ सेंटिमेंट, इट इज एंटी सेमिटिक। ये जो पूरा अमेरिका और यूरोप में ये लोग ने चलाया है पूरी मुहिम, तो उससे भी काफी नुकसान क्रिश्चियनिटी को पहुंचा है। और वो तो खाली ऊपर ऊपर की बात है, मगर पॉइंट इज के क्रिश्चियनिटी में जो सेंट्रल फिगर है जीसस का, उसको साइडलाइन करके इसराइल को सेंट्रल बना दिया है। दैट इज क्रिश्चियन जायनिज्म, कि इसराइल के साथ जो जो होगा वो तय होगा कि ये दुनिया का क्या होना है। ओके। और जहां तक जीसस का जो मैसेज था, उन्होंने कहा कोई चोजन पीपल नहीं है, हम एक ही अल्लाह के, एक ही भगवान के, एक ही ईश्वर के हम सभी संतानें, वी आर ऑल इक्वल। वो एक बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन था इन व्हाट जीसस क्राइस्ट वाज सेइंग। उन्होंने पूरा सुप्रीमेसिस्ट जो एक जूइश धारा थी, खास करके टालमुडिक जूडाइज्म है, वो धारा को उन्होंने खत्म किया, इसलिए आज तक उनको नफरत करते हैं। ठीक है। बट आई स्टार्ट विद अ मैसेज फ्रॉम आइजैक मुंथर, क्योंकि इस बार बेथलेहम में खुद, या जीसस ईसा नबी पैदा हुए थे, बेथलेहम में खुद इस बार क्रिसमस नहीं मनाया गया। पहली बार हुआ है कि ना कोई क्रिसमस ट्री लगाया गया बेथलेहम के टाउन में, ना वहाँ कोई टूरिस्ट थे, टूरिस्ट तो आने वाले नहीं थे, एक वॉर चल रही है। मगर पैलेस्टीनियंस, चाहे वो मुस्लिम हो क्रिश्चियंस हो, वो भी कोई इस बार कैरल सिंगिंग हो या बट मेट एक सर्विस जरूर हुई, प्रेयर्स हुए, मगर क्रिसमस का सेलिब्रेशन इस बार नहीं हुआ। और वो बोले कैसे करते जब हमारे गाजा में पैलेस्टीन लोग मरे। ठीक है। तो आइजैक मुंथर का एक लाइव टेलीकास्ट हुआ था, उसमें से मैं एक शॉर्ट उसमें से बता रहा हूँ, मगर वो उनका सर्मन पूरी दुनिया को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइजैक मुंथर क्या बोलते हैं, गाजा हैज बिकम द मॉरल कंपस ऑफ द वर्ल्ड। गाजा आज दुनिया का मॉरल कंपस है, आप किस साइड पे खड़े हो वो तय करेगा आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है। ओके। और वो बोलते हैं कि जो 7 अक्टूबर को जो घटनाएं घटी, ओके, उसके पहले दुनिया चुप थी। 7 अक्टूबर के बाद दुनिया बोलने लगी हमास ने क्या किया, हमास ने क्या किया है, मगर उसके पहले ही गाजा एक बर्बाद था, उस पे वो एक प्रिजन था, वहां एक हेल किस्म का माहौल था। ठीक है। वो तो तब दुनिया ने कुछ बोला नहीं, मगर 7 अक्टूबर के बाद वो सब बोलने लगे कि देखो क्या हुआ है। और ये वेस्टर्न वर्ल्ड की वो बात कर रहे हैं बेसिकली। ओके। तो उनका बोलना है कि 7 अक्टूबर के पहले भी दुनिया चुप थी, क्या अभी वो चुप रहे थे तो हम क्या वी शुड बी सरप्राइज्ड। ओके। जो गाजा में हो रहा है। ओके। एंड उन्होंने कहा कि अगर गाजा में आज जो हो रहा है, इफ यू आर नॉट अपॉल्ड, अगर आप उससे परेशान नहीं हो, ओके, हैरान नहीं हो, अगर आपकी दिल तक आप नहीं आप हिल नहीं चुके हो, तो आपके मानवता, आपके ह्यूमन वैल्यूज में कुछ प्रॉब्लम है। ओके। इफ वी एज क्रिश्चियंस आर नॉट आउटरेज्ड बाय द जेनोसाइड, बाय द वेपनाइजेशन ऑफ द बाइबल, अगर हम क्रिश्चियंस आज ये जेनोसाइड जो हो रहा है गाजा में, अगर उससे हम परेशान नहीं है, इफ वी आर नॉट एंग्री, and moreover because the Bible is being weaponized to justify the genocide, दुरुपयोग हो रहा है हमारे बाइबल का, then there is something wrong with the Christian witness. There is something wrong and we are compromising the credibility of our gospel message. हम में कुछ कमियां हैं, जो बाइबल का जो गॉस्पेल मैसेज है उसको हम लोग डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। ये हम लोग को अभी समझना होगा, क्योंकि हम लोगों ने बाइबल को वेपनाइज किया है ये पूरे वॉर में, उसको जस्टिफाई करने के लिए। इफ यू फेल टू कॉल दिस अ जेनोसाइड, देन दिस इज ऑन यू। ये तुम पे, अगर तुमने इसको जेनोसाइड नहीं बोला तो ये तुम उसके लिए जिम्मेदार हो। और आप समझ लो कि इट इज अ सिन एंड अ डार्कनेस दैट यू विलिंगली एम्ब्रेस। ये एक पाप है, ये डार्कनेस है दैट यू विलिंगली एम्ब्रेस। सम हैव नॉट इवन कॉल्ड फॉर अ सीज फायर। आई एम टॉकिंग अबाउट द चर्चेस, मतलब चर्चेज में से भी, कुछ चर्चेज में से भी अभी सीज फायर का कॉल नहीं आया है। ये हमारे हालात है। आई फील सॉरी फॉर यू बट वी विल बी ओके। मैं आपके लिए बहुत सॉरी फील करता हूँ, मगर we as Palestinians will be okay. Okay. Despite the immense blow that we have endured, we the Palestinians will recover. एक बहुत बड़ा हमला हम पे हुआ है, but we will recover. We will rise again. हम वापस उठ खड़े होंगे. We will stand up against from the midst of the destruction, as we have always done as Palestinians. ये पूरे
डिस्ट्रक्शन के अंदर से हम लोग वापस खड़े होंगे, एज वी हैव ऑलवेज डन एज पैलेस्टाइंस, ऑल्दो बाय फार इज द बिगेस्ट ब्लो, बट वी विल बी ओके। तो इतना बड़ा मैसेज है ये उनका, एक ये तो मैंने बहुत छोटा किया है ये मैसेज, बट वो बोल रहे हैं कि वी आर पैलेस्टीनियंस, वो बोल रहे हैं कि हम क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, जो भी है, बट वी आर पैलेस्टीनियंस। हम पे जो इतना बड़ा हमला हुआ है, आप ना भी बोलो, अब हमारे साथ नहीं भी हो, मगर हम फिलिस्तीनी करके इसको झेल लेंगे, एंड वी विल राइज अप अगेन। और नहीं, ये बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा पैगाम है कि ये एक तरह से डिमार्केशन लाइन है, मॉरल कंपास का लफ्ज जो इस्तेमाल किया, ये बहुत बड़ी बात है। और जो मुल्क भी, जो हुकूमतें इजराइल का साथ दे रही हैं, वो यकीनी तौर पर अंधेरे का साथ दे रही हैं और क्रिश्चियनिटी को, बाइबल को मिसयूज कर रही हैं। ये बहुत ही अहम पैगाम है। और जिस अफसोसनाक हालात में क्रिसमस मनाया गया है, वो मैं समझता हूं पूरी दुनिया के लिए अफसोस की बात है। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं, 81 दिन की जंग हो चुकी। इसमें और भी बात जोड़ू, मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखा है, यही 25 दिसंबर क्रिसमस के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसको मैंने टाइटल दिया है, दिस क्रिसमस होली बेथलेहम इज साइलेंट इन द नाइट। वो जो होली नाइट, साइलेंट नाइट था जब ईसा मसीह पैदा हुए थे, होली बेथलेहम इज साइलेंट इन द नाइट इन मेमोरी ऑफ द सफरिंग चिल्ड्रन ऑफ गाजा। ओके, और उसमें मैंने ये लिखा है कि उनका मैसेज आप याद करो, जीसस क्राइस्ट रेफ्यूजी थे, जिसको आज वेस्टर्न वर्ल्ड नकारती है कि हम लोग रेफ्यूजीज को हमारे देश में लेंगे। आप ही वॉर करते हो, और जब रेफ्यूजी आते हैं तब उनके लिए दरवाजा बंद करते हो। आप ही के बम जाते, आप ही के टैंक जाते, आप ही के हवाई जहाज जाते हैं वहां बर्बादी फैलाने के लिए, आप ही आतंकवादी निर्माण करते हो, आईसिस और अलकायदा जैसे, और बाद में रेफ्यूजी को आप मना करते हो। ओके, और उसी टाइम पे हेरोड, किंग हेरोड जो थे, उन्होंने जो फर्स्ट बॉर्न है उनको कत्लेआम का फरमान दिया था, और तब मदर मेरी और जोसेफ ईसा मसीह को लेकर छुप रहे थे, और उसी प्रकार से आज गाजा में 10,000 बच्चों को इजराइल ने मारा है, ठीक है ना। और उनको इमिग्रेट करके इजिप्ट जाना पड़ा था अपनी सेफ्टी के लिए। ओके, और आज इमिग्रेंट्स का भी क्या हाल है यूरोप अमेरिका में, हम लोग वो देख रहे हैं। ओके, एंड फाइनली जो रेफ्यूजी या जो इमिग्रेंट जा रहे हैं वो वॉर्स और पॉवर्टी के लिए बचने के लिए, मगर ये वेस्टर्न पूंजीवादी व्यवस्था जो क्रोनी कैपिटलिज्म का जो व्यवस्था है, जो वॉर्स की जो व्यवस्था है, उसके कारण ये होता है। मगर जीसस खुद एक रेफ्यूजी थे, और एक आज की भाषा में बोलो कि इलीगल इमिग्रेंट थे। ओके, और जीसस क्राइस्ट का जो मैसेज था वो बेसिकली एक रिफॉर्मर थे, एक क्रांतिकारी थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, क्योंकि वो रोमन ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ रहे थे। जैसे आज हमास के लोग, जैसे आज फिलिस्तीनी फतह हो, या जो भी अलग अलग जो तबके हो, वो कॉलोनियलिज्म, साम्राज्यवाद, अमेरिकी और इजरायली साम्राज्य के खिलाफ, इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे। ओके, और उन्होंने जूडिज्म का जो वो टाइम का की जो उनकी बिलीफ, और आज भी जो बिलीफ है कि वी आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड, तो उन्होंने बोला कि ये खत्म करो, हम सब अल्लाह की संतान है, ईश्वर की संतान है, वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर ऑल बॉर्न इक्वल, वी आर ऑल इक्वल। ये सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था ईसा का। ओके, और उन्होंने पूरे, मतलब एक ट्राइबल फॉर्म था जूडिज्म का कि गॉड ऑफ द 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल, तो जीसस ने उसको, जैसे रब्बुल आलमीन की बात आती है कुरान शरीफ में कि गॉड ऑफ अल्लाह फॉर एवरीवन, ऐसे ही उन्होंने 2000 साल पहले ईसा मसीह ने ये पूरे रिलीजन को रिफॉर्म कर दिया था। और उसमें और एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो औरतों का स्टेटस था, उसमें मैरी मैगडलीन को लेकर बहुत सारी गैर समझ है, मगर मैरी मैगडलीन एक इंटेलेक्चुअल और फिलोसोफर थी, और वो थी ये जीसस के 12 अपोस्टल्स के साथ, जिसमें इन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ओके, और जो न्यू टेस्टामेंट बाइबल, जो मैथ्यू का जो चैप्टर 5 वर्स 3 to 12 है, वो पोर की बात करता है, जो मॉर्निंग में है, जो हु आर मॉर्निंग फॉर व्हाटएवर डेथ, लॉसेस, व्हाटएवर, जो मीक है, ब्लेस्ड आर द मीक फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ, ब्लेस्ड आर हु दे हंगर एंड थर्स्ट। आज जो भूखमरी से गाजा में जो हम लोग हाल चाल देख रहे हैं, ओके, ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी। तो उन्होंने ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स फॉर दे शैल बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। चिल्ड्रन ऑफ गॉड फाइनली है कौन? जो अमन की बात करते हैं, जो शांति लाते दुनिया में, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये उनको एक अलग दर्जा ईसा ने दिया था, ईसा मसीह ने दिया था। ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि वो गरीबी के बारे में, जो मजलूम है उनके बारे में, जो भूखमरी से त्रस्त है उनके बारे में, ये पूरा मैसेज है जो आज सब हम लोग गाजा में देख रहे हैं। और उसके साथ ये भी बोलते हैं कि जैसे मैंने कहा कि खुद ईसा मसीह रोमन एम्पायर के खिलाफ वो टाइम पे एक भूमिका निभा रहे थे, उनका एक अलग तरीका था। ओके, तो दिस वॉज द मैसेज ऑफ क्रिसमस। और ये सीरियसली अभी वापस चर्चा में आया है, क्योंकि क्रिसमस को एक पार्टी और शॉपिंग में
तब्दील किया गया, मगर उसकी जो आत्मा है, जो रूह है जीसस के टीचिंग्स की, वो बहुत ही पीछे चली गई थी बात। मगर आज गाजा के कारण वो भी आज पूरे दुनिया के सामने आ रहा है, उनके मार्टरडम के कारण, उनके रेजिस्टेंस के कारण, उनके हौसले के कारण ये पूरे वापस क्रिश्चियन वैल्यूज वापस वो हिसाब से चर्चा में आ रहे हैं, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि क्रिश्चियन वर्ल्ड को वापस पैलेस्टाइन के साथ खड़ा करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा भी था कि ये नरसंहार के बाद एक वक्त आएगा जब चर्च ऑफ द होली सेपल का, जहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चर्च है, जहाँ ईसा मसीह का रेजरेक्शन क्रूसिफिक्शन हुआ था, वो जो स्पॉट है उसको भी वो लोग खत्म करेंगे, चर्च ऑफ नेटिविटी को खत्म करेंगे। हम देख ही रहे कि पुराने चर्चेस को इस दौरान वो लोगों ने टारगेट किया है। तो उनको तो इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, जितने उसके फिजिकल स्ट्रक्चर है, मस्जिदों को कितना वो लोगों ने इस बार टारगेट किया है, वो सबको उनको खत्म करना है। जी जी तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों ये लोग के टारगेट पे है, ये बहुत क्लियर है। और ये गल्फ स्टेट्स को और भी समझने की जरूरत है, जो इस्लाम इस्लाम बोलते रहते हैं, मगर क्या खतरा है पूरी दुनिया को और खासकर उस इलाके को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल की तरफ से इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों को खतरा है। बेथलेहम का पैगाम आपने बताया, सुनाया, और इसके साथ साथ एक दूसरी खबर आ रही है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि अमन के लिए हमास पूरी तरह से क्रश कर देनी चाहिए, खत्म कर देना चाहिए हमास को, गाजा को डीमिलिटराइज कर देना चाहिए, यहाँ यानी वहां कोई फौजी ताकत नहीं होनी चाहिए, और फिलिस्तीनियों को डी रेडिकलाइज कर देना चाहिए। वो अपने तरीके से जो भी उनके खिलाफ होता है वो रेडिकलाइज होता है, जो उनके कब्जे के खिलाफ होता है। अब मुझे ये बताइए कि बेथलेहम का भी पैगाम और तेल अवीव से नेतन्याहू का पैगाम, अब क्या चॉइस होगी इन क्रिश्चियन रूलर्स को, हुकूमतों को, जो बाइडन को, ऋषि सुनक को? ये क्या कुछ करेंगे, किस तरफ जाएंगे? अपनी पब्लिक के साथ जाएंगे या नेतन्याहू के साथ जाएंगे? दो बातें। एक तो जहां तक आपने डी रेडिकलाइजेशन की बात की, तो इलान पापे हो, नॉर्मन फिंकलस्टाइन हो, मिको पेलेट हो, ये गिलाड एजमॉन हो, वो सबका लगातार बोलना है पिछले 15 सालों से कि इजरायली सोसाइटी हाईली रेडिकलाइज हो गई थी, एकदम कट्टर हो चुकी है। सेक्युलर स्पेसेस तो लगभग बंद हो चुकी है, बहुत सारे सेक्युलर जूस वहां से भाग रहे। ओके, और मैं आपको कुछ चंद बता दूं, आइजैक हेरसॉग ने खुद बोला था कि ये सिविलियंस नहीं है, सब आतंकवादी है, क्योंकि वो हमास का साथ नहीं छोड़ रहे। तो प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल ने ये फरमान दिया था कि भाई सबको मारो, कुछ अंतर ही नहीं है वहां की जनता और हमास के बीच में, ऑल आर टेररिस्ट। ओके, दूसरा है कि अभी अभी जो सेटलर मूवमेंट की जो लीडर है डैनियल अवाइस, उससे तो कहा कि पूरा का पूरा गाजा को इरेज करो, पूरा का पूरा सफाया करो। ओके, जो उनके चैनल 15 के अरब अफेयर्स के जो जवी यहेज़केट है, उन्होंने कहा कि एटलीस्ट 1 लाख फिलिस्तीनी को मार डालो। तो डी रेडिकलाइज किसको करना है भाई? तुम्हारे वहां से तो पूरे मानवता देख रही है कि आप किस किस्म के कट्टर और नरसंहार क्या 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 हो रहा है। ओके, नेतन्याहू खुद हाईली रेडिकलाइज है। ओके, जहां तक दूसरी बात आती है, जहां तक गाजा की बात, डेविड हर्स का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो एक जूइश हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर है। ओके, उसके फैमिली। ओके, उन्होंने कहा कि नेतन्याहू जो चाहता था कि हमास कोलैप्स हो जाए, ओके, तो हमास कोलैप्स हो रहा है कि इजराइल कोलैप्स हो रहा है? और उसका तो बोलना है कि रियलिटी है कि यहाँ तो हमको इजराइल कोलैप्स होते दिख रहा है, क्योंकि 70-80 दिन के बाद आप एक छोटी जगह को नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, इतनी बड़ी आर्मी, और खाली इजराइल नहीं है इसमें, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये पूरे नेटो की ताकत आपके पीछे लगी है, और उसके बाद एक छोटी गरेला आर्मी को आप नहीं हरा पा रहे हो, तो क्या चुका है? गोलानी ब्रिगेड जो सबसे खतरनाक ब्रिगेड्स है, उसको वहां से भागना पड़ा, क्योंकि इतने बड़े लॉसेस गोलानी ब्रिगेड में हो गए। ओके, तो पॉइंट इस के ये स्पष्ट था कि इजराइल को अंदर ही लाना था, आप वेस्ट बैंक में जाके तो उस पर अटैक नहीं कर सकते। तो हमास को पता था ऑपरेशन के बाद कि अटैक तो आने वाला है, इसके पहले 4 अटैक हो चुके हैं। इतना नहीं पता था कि इस बार नरसंहार का एजेंडा लेकर आएंगे, और ये नरसंहार तो हो रहा है, मगर उसके साथ इजराइल का पॉलिटिकल डिफीट, नैरेटिव का डिफीट पूरी दुनिया में। एक शख्स से तो लिखा है तो कि इजराइल ने अभी नाजी जर्मनी का स्थान पूरी दुनिया में ले लिया है। जो नफरत इजराइल के खिलाफ फैल रही है वो इतनी पहले नहीं थी, अभी तो पूरे दुनिया को दिख रहा है, क्योंकि वहां के जो हमारे 100 पत्रकार, फिलिस्तीनी पत्रकार, अभी तो 100 मर गए, उन्होंने ने जो अपनी जान को हथेली पर रखकर जो रिपोर्टिंग की है, और वहां के ऑर्डनरी लोगों ने अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके चीजों को वायरल की है, इसलिए आज इजराइल इतने संकट में आ चुका है। दे कैन नॉट कंट्रोल द नैरेटिव। ओके, सो द पॉइंट इज कि द रियलिटी इज इजराइल इज कोलैप्सिंग,
और इसराइल का कोलैप्स दो तरीके से होगा, जैसे साउथ अफ्रीकन अपार्टहाइड का हुआ, जैसे फ्रांस एंड अल्जीरिया का हुआ, जैसे अमेरिका का वियतनाम में हुआ। पहले नैरेटिव का कोलैप्स होता है। तो जायनिज्म का जो नैरेटिव है कि हम लोग पैलेस्टाइन में इसलिए है क्योंकि वी आर द चोजन पीपल एंड गॉड हैज गिवन अस द लैंड, वो नैरेटिव कोलैप्स होगी, क्योंकि ये एकदम स्टूपिड नैरेटिव है। ओके, अगर गॉड इज द गॉड ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी तो किसी खास तबके को, वो कोई खास बच्चे को अपने ये जमीन ले लो और सबका नरसंहार करो, नहीं होता। तो जूडाइज्म का जो सुप्रीमेसिस्ट नैरेटिव है वो कोलैप्स हो रहा है। जायनिज्म की आइडियोलॉजी कोलैप्स हो रही है क्योंकि वो एक रेसिस्ट आइडियोलॉजी, अपार्टहाइड आइडियोलॉजी है, जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ था। और तीसरी जो बात है जायनिज्म की, कि जो उसका बेसिक मुद्दा था कि हमको एक ऐसी होमलैंड चाहिए जहां हम लोग महफूज रहे। तो अब महफूज तो जरा भी नहीं हो अभी, और अब रहने नहीं वाले थे, क्योंकि इसका बेसिक सॉल्यूशन ये था 1930s में जब ये सब होने लगा, हिटलर का जो राइज हुआ, कि जब हॉलोकॉस्ट हो गया तो आपको बेसिकली जूस को रीसेटल करना था यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, जहां वो शांति से रह सकते। अगर द जूस वर गिवन दी ऑनेस्ट चॉइस, उनको अगर वीजा मिल जाते ये सब देशों के, तो वो सब वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाते। यूरोपियन अश्किनाजी जूस यहाँ आते नहीं, उनको ढकेला गया है। अच्छा, एक चीज, ये वक्त चूंकि कम है हमारे पास, कई चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है। जैसा कि आपने बताया, हमने भी कई तरीके से रिपोर्टिंग की है। तकरीबन 100 फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट गाजा में मारे जा चुके हैं, जो इजराइल ने डायरेक्ट पत्रकारों को मारा, उनके घर के लोगों को मारा। अब एक खबर आई है कल ही, जिसको हमने अपने प्रोग्राम में भी शामिल किया था। हारेट्स के एक सीनियर कॉलमिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि गाजा की रिपोर्टिंग में बहुत रुकावटें आ रही हैं और हम सिर्फ वही रिपोर्ट कर सकते हैं जो हमारे सरकारी, जो मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, जहां हमें वो ले जाते हैं, सिर्फ उसकी हम रिपोर्टिंग कर पाते हैं। हम एक भी किसी चैनल पर इजराइल के किसी फिलिस्तीनी औरत का, किसी बच्चे का, किसी मजलूम का कोई एक इंटरव्यू भी सामने नहीं आया है। तो क्या हारने का सिर्फ ऐलान बाकी है? इजराइल हार चुका है, चूंकि वो हकीकत सामने नहीं लाने देना चाहता ना बाहर जी। हार तो क्लियर कट है, ये तो तय हो चुका था, मेरा तो स्पष्ट था। 7 अक्टूबर के बाद जैसे इजराइल ने अंदर प्रवेश किया, तो हम जैसे लोग तो समझ गए थे, आप और मेरे जैसे लोग जो इसको बारीकी से देखते हैं, कि दे हैव एंटर्ड द अर्बन स्वॉर्म। ये अभी ऐसे दलदल में आ चुके हैं कि अंदर तो आ चुके हैं, मगर बाहर निकलने का रास्ता उनके लिए है नहीं। ओके, और खास करके ये नरसंहार करके, तो उनको नरसंहार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आज तक एक फिगर नहीं दे पा रहे कि हमास के कितने लोग को मारा। आज तक उनके पास कोई फिगर नहीं है। मार्क रेगन को बार बार पूछा गया ऑन सीएनएन, एक फिगर तो दो, 20 लोग को मारा, कितने हमास के लोग इसमें, एक फिगर नहीं उनके पास। ओके, और ये तो वो तो 100-150 की बात कर रहे हैं। 7 अक्टूबर के उनके 300 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे 7 अक्टूबर के ऑपरेशन में, और आज तक तो 3.5, मैं तो मानता हूँ 4,000 इजरायली सैनिक मारे। गोलानी ब्रिगेड ऐसे नहीं भागा वहां से। और 500 से ज्यादा अमेरिका और टैंक, आई थिंक उसकी भी गिनती बहुत, इतने सारे फोटोज आ रहे अमेरिका और टैंक्स को उड़ाने की। ओके, के इट इज अ टोटल डिजास्टर फॉर द इजरायलीज। इसलिए कोई फिगर उनके तरफ से आने वाला नहीं। ये तो आपने बता दिया कि हारिस जैसा पेपर भी बोल रहा है कि पूरा कंट्रोल है, जो भी मीडिया में आ रहा है। आप एक फिलिस्तीनी आवाज वहां नहीं ला सकते, तो वो पूरा एक कंट्रोल नैरेटिव है। आई थिंक और कुछ महीने ये जो अभी वॉर चलेगी, इसमें तो और मैं तो ये देख रहा हूँ कि हमास के लोग वहां पत्रकार परिषद करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ऐसी हालात में भी वो बोल रहे कि भाई हम लोग हैं और हम लोग ये लड़ते रहेंगे और आपको हराते रहेंगे। ये कुछ कमाल की बातें हो रही है। ओके, यानी मीडिया, और एक इम्पोर्टेंट, यानी हमास मीडिया के सवालों का जवाब देने की हालत में है जी। इजराइल नहीं है सवालों के जवाब देने की हालत में। राइट। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक उस तरफ जाना चाहता हूं। देखिए, जब कोई हुकूमत गिरती है या जब कोई सिस्टम गिरता है, तो ऐसा है जैसे किसी मकान की ईंटें गिरनी शुरू हो, जिससे मालूम होता है कि अब ये लेंटर भी गिरने वाला है। अभी कल ये इत्तला आई है कि इजराइल की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 10 मिनिस्ट्रियों को बंद करने का फैसला किया है, जिसमें एक खुफिया मिनिस्ट्री भी है, एक स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मिनिस्ट्री भी है, जिसका जंग में बहुत बड़ा रोल होता है। वो मिनिस्ट्रियां भी बंद होने की कगार पर हैं ऐसे वक्त में, जबकि अमेरिका उनके पीछे है, दुनिया भर का पैसा, हथियार पीछे है। आखिर ये क्रम्बलिंग इजराइल और उसके साथ साथ हूथियों की तरफ से हमला, ईरान की तरफ से जिब्राल्टर स्ट्रेट बंद करने की खबरें, धमकियां, और इंडिया के भी कई वेसल्स आते हुए उन पर भी हमला, क्या होगा? क्या भारत इजराइल से दोस्ती की कीमत भारत की जनता अदा करना शुरू कर दी है? क्योंकि ये सारी महंगाई होगी,
जहाज अफ्रीका का चक्कर लगा करके आएंगे। कह ये रहे हैं कि कम से कम $4-5 तक फी बैरल तेल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। क्या कुछ होगा, क्या लगता है आपको? आई थिंक ईंटें गिरनी तो शुरू पहले से हो गई थी, अभी तो बड़े पैमाने पे ईंटें गिरनी शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार आई थिंक सन 2000 से जब इसराइल को लेबनान से भागना पड़ा, बाद में 2005 में हमास से गाजा में हारे, बाद में सन 2006 से हिजबुल्लाह के खिलाफ हारे, तो ये तो तय हो चुका था कि इसराइल की भी मिलिट्री माइट के तो दिन जा चुके हैं। मिलिट्री ताकत से आप पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं ला सकते, मगर इसराइल समझने के लिए तैयार नहीं, तो उन्होंने अपना आखिरी पत्ता भी खेल दिया है, या जितने उसके पास पत्ते थे अभी सब डाल दिए उन्होंने पूरे ये टेबल पे, और ये आखिरी अभी फेज इसराइल का आ रहा है। उसके साथ ये भी बोल दूं कि आप इनोमिटी, ये जो इतने बड़े पैमाने पे ये जो अटैक हुआ है, हैम्बर्ग, कोलोन और ड्रेसडेन, हैम्बर्ग में 75% बिल्डिंग्स गिरा गई थी, कोलोन में 61% और ड्रेसडेन में 59%। ये वर्ल्ड वॉर 2 में जब ब्रिटेन और अमेरिका ने बॉम्बिंग की थी जर्मन शहरों पे, मगर वो 2 साल का दौर था, 2 साल की पीरियड में इतने बड़े पैमाने पे ये इन्होंने गाजा पे जो बॉम्बिंग की है, जो 68% या अभी तो 70% से ज्यादा है, वो 2 महीने के अंदर किया है। आप सोचो कि 2 साल किधर और 2 महीने किधर। ओके, और जहां तक आप बात बोल रहे हैं कि अमेरिका का सपोर्ट और ब्रिटेन का सपोर्ट, आई थिंक अभी यूक्रेन से इजराइल को सबक सीख लेना चाहिए कि यूक्रेन से भी ये लोग हाथ पीछे खींच रहे हैं कि भाई कब तक पैसा डालते रहेंगे, आप जब तक जीते हो तो आप पे पैसा लगाने वाली टीम मिलेगी, जैसे आप हारने लगे तो फिर तो बोलेंगे भाई ये लोग का इसका कोई रोल नहीं अभी मिडिल ईस्ट में, मुझे तो और कोई रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा मिडिल ईस्ट के साथ संबंध बनाने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक इसराइल का जहां तक इनका उपयोग करना था, जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस साम्राज्यवादी ताकत, अगर जिस दिन उन्होंने समझ लिया कि इसराइल अभी एक मिलिट्री पावर करके डिलीवर नहीं कर सकता, तो वो लोग हाथ पीछना शुरू कर देंगे। ओके, और जहां तक आपने यमन की बात की, आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इस दौर में आया है वो यमन का आया है, अंसार लोग का आया है। ओके, और एक अच्छी खबर ये भी है कि जो मीडिएशन है नॉर्थ और साउथ के बीच में कि सिविल वॉर बंद हो, वो भी अभी टेबल पे बात आगे बढ़ रही है, विच इज अ गुड साइन, क्योंकि मुझे लगा था कि यूएई के माध्यम से और सऊदी के माध्यम से, खासकर यूएई के माध्यम से, अमेरिका जो साउथ का ट्रांजिशनल काउंसिल है उसको हथियार देख के वापस वो हुतियों पे अटैक करे ताकि सिविल वॉर में फिर वो कर नहीं सके, मगर साउथ और नॉर्थ की भी बात वापस जारी हो चुकी है। सऊदी तो अमेरिका के साथ यमन में हाथ डालने के लिए तैयारी नहीं है। यूएई और इसराइल का एक अलायंस है, सोकोत्रा जो आइलैंड है उसमें यूएई और इसराइल का बेस बन चुका है। 1960s में भी इसराइल ने एक रोल प्ले किया था यमन में हुतियों अंसार के खिलाफ, उनको बरसों से वो बातें याद है। ठीक है, अभी जो खतरा है, खतरा इसलिए है, मतलब अगर अमेरिका उसमें वो आर्माडा, मगर आर्माडा भी कोई आने के लिए तैयार नहीं है। सेशल्स और बहरीन जैसे कंट्रीज अगर वो आर्माडा के पार्ट है तो समझ लो उनकी क्या औकात है, मगर स्पेन और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बता रहे, फ्रांस भी इंटरेस्ट नहीं बता रहा है। ओके, मगर अभी हमारे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये बात है कि क्वाड्रिलैटरल की मीटिंग हुई थी इधर अपने हवाई में, जहाँ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया शामिल थे। पूरे रेड सी को लेकर ही बात थी, इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक को लेकर बात हुई थी, मगर रेड सी को लेकर बात हुई थी, और अभी जो हो रहा है वहां, और उसके एक दिन बाद नेतन्याहू का कॉल मोदी को गया था। ओके, और उसमें जो बात आई वो तो पूरे पेपर में आ चुकी थी। What is worrying is that Modi is speaking the language of Netanyahu somewhere, that we have to guard the maritime waterways and all that. Okay, देखो यूती ने क्लियर कट बोला है maritime waterways are open except for ships going to Elat. अगर इसराइल को लेकर आप कुछ सामान भेजोगे तो हम लोग उन्हें अलाउ करेंगे, बाकी के लिए हम लोग ने किसी को रोक नहीं किया है। तो भारतीय सरकार को मोदी को ये बातें समझनी पड़ेगी कि ये इजरायली प्रोजेक्ट में आप ना फंसे, वहां भी गल्फ कंट्रीज भी फंसने के लिए तैयार नहीं है। हमको ये गार्ड करना चाहिए कि वहां कोई वॉर ना उठ खड़ा हो, क्योंकि हमारे इतने सारे लोग वहां काम करते हैं, बड़े बड़े ओहदे पे वहां हैं, करोड़ों का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमको वहां से रेम्यूनरेशन इंडिया को आता है। कुछ स्टेट्स तो केरला वगैरह वगैरह का स्टेट्स का, बहुत सारे स्टेट्स, मतलब सब नंबर 1 हमारा पैसा जो आता है वो गल्फ से आता है, उसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन की नंबर आती है। ओके, तो इंडिया हैज टू ट्रेड वेरी केयरफुली, वी कैन नॉट बी स्टूपिड लाइक नेतन्याहू। ओके, इन दिस एंटायर मैटर, बहुत स्ट्रेटेजिकली, और मैं मॉरली तो नहीं बोलूंगा, प्रिंसिपल्स की बात नहीं करूंगा, मगर अपने खुद के हित के बारे में तो सोचो कि हम ये दलदल में जाके ना फंसे। ओके, दूसरी बात यह है कि यमन इज अ फुल फ्लेज्ड आर्मी, ये कोई गरिल्ला फोर्स नहीं है, ये एक सरकार है। दे हैव अ ह्यूज आर्मी, टैंक्स है, एडवांस मिसाइल्स है, हेलीकॉप्टर्स है, जेट फाइटर्स है, दे आर फैंटास्टिक। ओके, और वो लोग ने जूते चप्पल पहन के ये जंग लड़कर अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी है।
सऊदी ने 33 इस्लामिक कंट्रीज का एक अलायंस बनाया था, इस्लामिक नेटो बनाने की कोशिश की थी, ठीक है, और बोला था कि 6 महीने में निपटेंगे। 2014-15 में जो जंग उन्होंने छेड़ ली थी यमन के खिलाफ, सऊदी को इतना भारी पड़ा कि सऊदी में भी हिम्मत नहीं वहां आने की। ना यूएई अभी भी बहुत बुरा रोल प्ले कर रहा है, सीज फायर की बात करता है, मगर आपका एक्शन क्या है? ओके, तो द पॉइंट इज के नाउ विद द लेटेस्ट अटैक ऑन द गैबोनी शिप, कि अमेरिका को बोलना था कि इंडियन बाउंड शिप पे अटैक हुआ, इंडियन शिप थी, वो तो इंडिया ने भी डिनाई किया कि हमारी कोई शिप पे अटैक नहीं हुआ है। और फिर अमेरिका ने बोला एक ईरान की मिसाइल थी, वो तो सैटेलाइट से पता चलेगा वहां से कौन सा मिसाइल कहां से आया था। तो उस सिलसिले में हूथियों का बयान आ गया है। उनका कहना है कि अमेरिकी मिसाइल आकर के इस पर गिरा है, जिसमें अमेरिका ने यह कह दिया कि ये ईरान ने हमला किया है। यानी अपनी जान बचाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन का रुख मोड़ने के लिए ईरान की तरफ ये उन्होंने कर दिया है। और हूथियों का बयान आ चुका है उसमें कल कि ये अमेरिकी मिसाइल आकर के गिरा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तो ईरान का तो मतलब मजाक में देख रहा था कि ईरान का नाम ले लिया, मतलब उसमें कुछ दम नहीं है, मगर आपने अभी बता दिया कि ये तो एक्चुअली अमेरिका ने खुद अटैक किया है। तो इसको फॉल्स फ्लैग अटैक, क्योंकि वो कोई फॉल्स फ्लैग अटैक से ही ईरान को भी घसीटने की कोशिश करेंगे। और आपके सभी दर्शकों को, आपको तो पता है यूएसएस लिबर्टी को आप मत भूलिए। यूएसएस लिबर्टी 1967 में एक अमेरिकन सर्वेलेंस स्पाई शिप को खुद इजराइल ने अटैक किया था, 34 सेलर्स को मारा था। इसका कारण ये था कि कहीं रिकॉर्ड ना हो कि इजराइल ने पहले हमला किया था 1967 में, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के लॉस के अनुसार अगर आप अग्रेसर हो तो फिर आपको जमीन पे कोई अधिकार नहीं बनता। तो इजराइल को बताना था मैं अग्रेसर नहीं हूँ, ये मेरे को अटैक करने वाले थे, तो मैंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है। तो खुद जहां इजराइल ने एक अमेरिकन वॉरशिप पे, अमेरिकन स्पाई शिप पे, यूएसएस लिबर्टी वो दुनिया की सबसे एडवांस स्पाई शिप थी, अगर वो टाइम पे इजराइल ने वो टाइम पे एक अमेरिकन स्पाई शिप पे हमला किया था तो वो क्या क्या कर सकता है, और वो पूरी रिपोर्ट को अमेरिकन सरकार ने दबा के रखा है। वहां की अमेरिकन नेवी के जो सर्वाइवर्स है उनको बोला गया कि पब्लिकली आप मत बोलो, आप पे मुकदमा चलाया जाएगा, मगर वो बोलते हैं, वो करते हैं। ओके, तो ये है कैपेबिलिटी। 9/11 WTC पेंटागन का अटैक हमको मालूम है, उसके बाद कितने फॉल्स फ्लैग्स है। तो ये कोई अभी बड़ी तैयारी चल रही है, और मुझे डर इस बात का है कि कहीं कोई इंडियन शिप पे वो लोग हमला ना करे और इंडिया को फिर उसमें ना ले। दूसरी जो मुझे चिंता है कि जो भारत के मजदूरों को वहां बुलाया जा रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए वेस्ट बैंक में, तो क्या वो मोसाद या शिनबेत हमारे मजदूरों को मरवा के बाद में फिलिस्तीन पे ना कोई ब्लेम डाले, क्योंकि फिलिस्तीनों ने कोई भी वहां के इमिग्रेंट वर्कर्स पे कभी कोई हमला किया नहीं है। ये सब याद रखें। श्रीलंका के वर्कर्स, थाई वर्कर्स, अलग अलग वर्कर्स आते हैं, वो सब अभी वापस घर चले गए, ठीक है, मगर भारत के वर्कर्स बुलाकर भारत के वर्कर्स पे मोसाद हमला करवा दे और बाद में बोलेंगे अलकायदा ने किया, हमास ने किया, वगैरह वगैरह को बोल के वो तमाशा चालू हो जाएगा। यहाँ की गोदी मीडिया वही चिल्लाएगी और बाद में बोलेंगे चलो इजराइल को मदद करने के लिए हमारी सेना को जाना चाहिए। तो ये हम लोग को बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा आगे के 2-4 महीने में, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे भारत में, तो बहुत कठिन परिस्थिति हमारे लिए, और ये सब बातें हमको लगातार बोलनी पड़ेगी। बेशक बहुत ही एहतियात की जरूरत है, भारत सरकार को, भारत की जनता को समझने की जरूरत है। वक्त की कमी की वजह से हम और बहुत ज्यादा आपसे कुछ और बात नहीं कर पाएंगे। अगली बार फिर हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे, चूंकि सोशल मीडिया पे थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, लेकिन आपने कई अहम बातें की हैं कि इजराइल की हार का ऐलान बाकी है। तमाम इशारे ये हैं, मीडिया को, अपने ही मीडिया को कवरेज से रोका जा रहा है, और फॉल्स फ्लैग की बात सामने आ गई कि अमेरिका भारत को किसी भी तरह से ईरान के खिलाफ या फिलिस्तीनियों के खिलाफ और ज्यादा कराने के लिए इस किस्म के हमले करा रहा है, और ये बात सामने आ चुकी है। खुद हूथियों ने इस बात को बता दिया है कि ये अमेरिकी मिसाइल आकर के गिरा भारत के आने वाले जहाज पर। इस तरह से शैतानी फॉल्स फ्लैग अपनी तरफ से ही टेररिस्ट अटैक या कुछ करा करके ऐसे वाकयात क्रिएट किए जाते हैं जो उनके नैरेटिव को सपोर्ट करे। हमारी भारत की सरकार को, भारत की जनता को, दुनिया की जनता को बहुत ही होशियारी से हालात को देखने की जरूरत है, और इंटरनेशनल जो गोदी मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, उस पर कतई भरोसा ना करें, अल्टरनेट मीडिया की तरफ जरूर जाएं ताकि आपको हकीकत मालूम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मिती बोरवाला साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।